जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में जुलाई का 4th वीक स्टार्ट कर रहे हैं। जुलाई नहीं, सॉरी, जून का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जून 4th वीक है ये। सबसे पहला न्यूज ये है कि कोझीकोड केरल में है। ये भारत के मैप में आपको देखना है, केरल में है। इसी को पहले कालीकट कहा जाता था। आपने सुना होगा कि कौन, वास्को डिगामा यहीं पर आए थे। इसको क्या किया गया है, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में लिस्ट में जो है इसको शामिल किया गया है, कोझीकोड को। अब एक बात ये ध्यान में रखिए, यूएन क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूएन CCN, ये 2004 में बना। 2004 में इसकी स्थापना हुई। अब इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये उन सिटीज को अपनी लिस्ट में शामिल करता है जिन्होंने अपनी कुछ विशेषताओं के कारण चीज़ें आगे बढ़ाई हैं, महत्व उनको, अपनी क्रिएटिविटी को महत्व दिया है, सांस्कृतिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। अब अलग अलग क्रिएटिविटी की अलग अलग फील्ड है। लिटरेचर में पूरे भारत से ये फर्स्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। लिटरेचर कैटेगरी में फर्स्ट है भारत से कोझीकोड 2024 में। संगीत के क्षेत्र में तीन है, तीन सिटीज शामिल है भारत से। एक तो है ग्वालियर, ग्वालियर घराना आपने सुना होगा संगीत में। बनारस घराना सुना होगा, वाराणसी। और तीसरा चेन्नई। संगीत के क्षेत्र। फिल्म की कैटेगरी में मुंबई। गैस्ट्रोनॉमी, खान पान के मामले में समृद्ध तो है ही, अलग अलग पकवान भारत में। ये है हैदराबाद शामिल। ठीक है। और एक कैटेगरी है क्राफ्ट्स एंड फोल्क आर्ट। इसमें दो हैं, एक है जयपुर, दूसरी है श्रीनगर। ठीक है। ये सिटीज जरा आप इनका ध्यान में रखिएगा। ये 2015 में जयपुर शामिल हुई, ये 2021 में, ये 2019 ग्वालियर, वाराणसी और चेन्नई। 2019 में ये तीनों नहीं, 2019 में ये दोनों, गैस्ट्रोनॉमी और मुंबई। ठीक है। इनको एक बार मैंने सर्च नहीं किया है, एक बार देख लीजिएगा कि ये तीनों कब शामिल। आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि यूएन सिटीज नेटवर्क में कौन कौन, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में कौन कौन से शहर शामिल हैं भारत के और किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, खासकर लेटेस्ट वाले।
जयपुर, श्रीनगर और वो श्रीनगर और ये गैस्ट्रोनॉमी मुंबई वाले, और कोझिकोड लेटेस्ट है 2024। ठीक, चलिए। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन में। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया गया है कि भारत शुगर के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में और निर्यात में फर्स्ट है पूरे विश्व में। यहाँ पर आपके यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पहले स्थान पर है गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में। तो लड़ाई चल रही है, लड़ाई क्या मतलब, एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में पर हेक्टेयर फसल उत्पादन ज़्यादा है गन्ने का, किसके कंपैरिजन में, नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन। पहली बात आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात, यहाँ पर जो गन्ना होता है उसमें शुगर की मात्रा भी ज़्यादा है, चीनी की मात्रा भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये समुद्री जलवायु के कारण यहाँ पर नमी हमेशा बनी रहती है। ये शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र है यहाँ पर। तो क्या है कि जैसे ही उसकी कटाई होती है तो जितना देर से उसकी पेराई होगी गन्ने की, तो उतना उसमें शुगर की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती है। इसी वजह से शुगर मिल हमेशा गन्ना क्षेत्र में लगाई जाती हैं। जैसे ही गन्ना कटाई हो तुरंत 24 घंटे के अंदर गन्ना पहुंच जाए शुगर में। अगर वहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसमें लॉस किसका है, कि वहाँ पर उससे शुगर की मात्रा जो है कम हो जाएगी, कम निकलेगी, उससे चीनी कम बनेगी। ठीक है, बाकी चीज़ों में उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है। आर्टिकल 9 और आर्टिकल 104 चर्चा में थे। आर्टिकल 9 किससे रिलेटेड है? संसद सदस्यों की शपथ से। और आर्टिकल 104 क्या है कि अगर बिना शपथ लिए, यदि बिना शपथ लिए सदन में बैठना है, सदन में बैठते हैं कौन, मंत्रीगण, विजिटर नहीं, या सांसद लोग, तो जुर्माने की बात की जा रही है। कहाँ पर? आर्टिकल 104। ये दोनों आर्टिकल जरा ध्यान में रखिएगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकते हैं। फ्रांस में वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ खेल हुए थे जिसमें भारत को टोटल 32 पदक मिले। 19 हैं स्वर्ण, 9 है सिल्वर, ओ सॉरी गोल्डन, स्वर्ण, और ये सिल्वर, चांदी या रजत, ठीक है, और ये है ब्रॉन्ज। चांग-ई 6 ये एक सैटेलाइट है चीन का। ये चंद्रमा के सुदूरवर्ती क्षेत्र में उतरेगा ये। तो चांग-ई 6 किसका मिशन है? चीन का। वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि चीन का है, उच्चारण करने से ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। कभी कभार कन्फ्यूजन हो भी सकता है कि कोरिया का है या बाकी का, तो ये आपको ध्यान में रखना। सुचेता कृपलानी, ये फिलहाल अभी इनकी जयंती थी, शायद 25 जून को के आसपास। इनके बारे में क्या है कि ये किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, और किसकी रही हैं? उत्तर प्रदेश की। दूसरी बात, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसको बोलते हैं
अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी है? सुचेता कृपलानी की पुस्तक है ये। ठीक है, ये आप जरा ध्यान में रखिएगा। और इनके बारे में एक बात और है, इन्होंने 1940 में ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस की स्थापना की थी। वुमेन कांग्रेस की स्थापना की है। यहीं पर एक चीज और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी थी। पहले जो है स्वतंत्रता जब मिली थी तो ये संसद में मेंबर थी। तो यहाँ पर आप ये भी याद रखिए कि आज़ादी के समय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। आज कितनी हैं? 74 के आसपास। ये डेटा भी ध्यान में रखिएगा। यूएन वुमेन एंड केन्या, ये दोनों चर्चा में क्यों हैं? यूएन वीमेन 2010 में इसकी स्थापना हुई है महिलाओं के अधिकारों के लिए। महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, जहाँ जहाँ समानता है तो क्यों है। तो यूएन वीमेन ने क्या वो किया कि राजनीति में महिलाओं के प्रवेश को जानबूझ करके रोका जा रहा है। उच्च पदों पर भी महिलाओं के प्रवेश को रोका जा रहा है। तो यूएन वीमेन की स्थापना 2010 में हुई थी, बस ये बताया गया है। महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहा है। केन्या क्यों इम्पोर्टेंट है? अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप की। इसको यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मेजर नॉन नाटो एलाइड का दर्जा दिया गया। मतलब जो नाटो का मेंबर नहीं है लेकिन उनका महत्वपूर्ण सहयोगी है अमेरिका का। ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा श्रीनगर शहर को सूची में शामिल किया गया। क्राफ्ट वहाँ के फेमस हैं। भारत से 3 और शहर हैं, अन्य शहर पहले से शामिल हैं। ये क्रिएटिव वर्ल्ड सिटीज से अलग है, ध्यान रखिएगा। जयपुर, मैसूर और मामल्लपुरम, मलप्पुरम। मलप्पुरम। तो टोटल क्राफ्ट काउंसिल में कितने भारत के शहर हैं? 4। श्रीनगर अभी लेटेस्ट है। ठीक है। अच्छा, ये भी एक याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। आर्टिफिशियल कलर्स केक में यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। क्यों चर्चा में है?
क्योंकि कॉटन कैंडी आपने सुना होगा, हम लोग तो इसको बचपन में बुढ़िया के बाल ही कहते थे, ठीक है। तो कॉटन कैंडी की वजह से तमिलनाडु ने कॉटन कैंडी में इसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया, तमिलनाडु ने भी और गोवा ने भी। कैंसरजनिक है ये आर्टिफिशियल कलर्स। और कहाँ यूज होते हैं? चिकन कबाब में आप देखते होंगे नारंगी कलर या लगा करके लटकाए रहते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, अच्छा दिखे, फ्रेश दिखे, ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें कॉटन कैंडी की वजह से तो ये न्यूज में थे, और चिकन कबाब की वजह से कर्नाटक ने इसमें आर्टिफिशियल कलर्स में रोक लगाई है। तो तीनों स्टेट जरा ध्यान में रखिएगा कि आर्टिफिशियल कलर को इन्होंने बैन लगाया है कैंसरजेनिक होने के कारण, ठीक है। लद्दाख ने 100% लिटरेसी प्राप्त कर ली। उल्लास योजना साक्षरता से रिलेटेड है, 15 वर्ष से ऊपर वालों को औपचारिक शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। जो उन्होंने बीच में भी पढ़ाई छोड़ी उनको भी कंटिन्यूएशन किया जा रहा है, मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है शिक्षा के उसमें। दूसरी बात यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है कि टोटल लिटरेसी रेट भारत की इस समय कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 74% के आसपास है, जिसमें से पुरुष कितने परसेंट हैं? 84 या 85% के आसपास, और महिलाएं 65% के आसपास साक्षर हैं। ये डेटा भी आपको ध्यान में रख। उल्लास योजना किससे रिलेटेड है? साक्षरता से। यहीं पर एक चीज और नोट कर लीजिए, क्राई नाम का एक एनजीओ है, इसका फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन राइट्स एंड यू, ये इसका फुल फॉर्म है। इन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए या लैंगिक असमानता को कम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कि बालिकाओं को भी बालक के समान स्तर पर शिक्षा दी जाए, तो इन्होंने क्या किया कि एक कैंपेन चलाया और उसका नारा दिया, पूरी पढ़ाई देश की भलाई। ये भी आप एनजीओ के महत्व का अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप लिख सकते हैं, देश की। वर्ल्ड ड्रग्स डे 26 जून को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और एमएसएमई डे 27 जून को। एमएसएमई के उसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 36.2% है एमएसएमई सेक्टर की। कृषि के बाद रोजगार अगर कोई दे रहा है तो एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है। एमएसएमई में डिफिनीशन चेंज है। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग। इनकी डिफिनीशन में कुछ चेंज है, लेटेस्ट डिफिनीशन आप ये ध्यान में रखिएगा कि या तो निवेश 1 करोड़ हो या टर्नओवर 5 करोड़ हो साल का, तो वो सच सूक्ष्म उद्योग में आएगा। ये निवेश किस में है? मशीनरीज में, ठीक है, पूरे बिजनेस में। मध्यम कब आएगा इसका? 10 टाइम्स कर लीजिए। हाँ हाँ, 10 करोड़ से 50 करोड़ तक मध्यम आ जाएगा।
10 करोड़ या तो निवेश हो या टर्नओवर कितना हो, 50 करोड़, ये टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर। फिर इसी का 50 टाइम्स कर लीजिए तो लघु में आ जाएगा, तो 50 करोड़ हो जाए इधर, या 50 गुणा 5 करोड़ का करेंगे तो 250 करोड़ आ जाएगा। तो इसका 10 टाइम्स ये है, 50 टाइम्स, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना। एमएसएमई डे कब मनाया जा रहा है? 27 जून। शराबबंदी बिहार में है ही है, गुजरात में थी, गुजरात में अभी भी है, और रईस फिल्म इस पर बनी है, ठीक है, गुजरात की शराबबंदी पर। एक चीज़ और यहाँ पर, जो मेघालय नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, और मेघालय नहीं, हाँ, मिजोरम है, मिजोरम और नागालैंड। और यूटी में एक है लक्षद्वीप, जिसने प्रतिबंध लगा रखा है। ये मैंने आपको बताया है लास्ट थर्ड वीक वाले में भी, थर्ड या सेकंड वीक वाले में, एक हूच ट्रेजिडी तमिलनाडु में, हूच जनजाति के द्वारा जो है शराब, लोकल वो शराब जो कच्ची शराब बनाई जाती है, अधिकतर आप सुनते होंगे कि बिहार में जो है कच्ची शराब पीने से डेथ हो गई। तो एथेनॉल का मेथेनॉल वाला कॉन्सेप्ट है कि मेथेनॉल जब भी बन जाएगा वो शरीर को नुकसान देगा, इतना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा कि किडनी जो है उसको फिल्टर नहीं कर पाती, तो क्या हो जाता है, वो आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा न्यूज में है, ये दोनों अभी लगाए हैं, इस वजह से न्यूज में है, मिजोरम और नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट, जो कि आप पढ़ते होंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी में यहाँ पर ड्रग्स की समस्या सबसे ज़्यादा है, सीमा पार रीजन है, ये बॉर्डर रीजन है। तो ये क्या है, यहाँ पर अगर शराबबंदी लागू हो रही है तो इनके लिए सराहनीय कदम है, लेकिन क्या ये सक्सेस होगा या नहीं होगा वो बाद की का। चलिए, मार्क रूट, मार्क रूट है या मार्क रूट, जो न्यूज में थे, ये नीदरलैंड के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर। बात ये नहीं है कि नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस वजह से न्यूज में है वो ये है कि ये नाटो के प्रेसिडेंट के रूप में ये चुनाव इनका हुआ है, मार्क रूट है, ठीक है। नीदरलैंड कहाँ की कंट्री है? यूरोप की। ये सब मैप में आपको जब अभी मैप भी पढ़ाएंगे, हो सकता है 2-4 दिन में मैप के, तो ये जो करंट में हम जो भी कंट्रीज पढ़ रहे हैं ये सब मैप में फिर देखेंगे, उसकी ज्योग्राफी देखेंगे, उसकी बॉर्डर कंट्रीज देखेंगे, उसकी नदियों के बारे में देखेंगे, उनमें क्या पठार हैं, क्या पर्वत हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे, वहाँ के कौन कौन से शहर फेमस हैं, किस लिए फेमस हैं, कौन सी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, सारा कुछ रिवाइज करेंगे, ठीक है। पराग्वे और स्पेन क्यों चर्चा में है? स्पेन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बना है फ्रांस और भारत के सहयोग से 2015 में पेरिस सम्मेलन के बाद। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, गुड़गांव जिसे आप कहते हैं, एनसीआर रीजन में। तो स्पेन उसका 99th मेंबर बना, 99वां सदस्य, और पराग्वे 100वां। पराग्वे कहाँ है? साउथ अमेरिका में, ठीक है, और स्पेन यूरोप में, फ्रांस के जस्ट बगल में, ये ब्राज़ील के बगल में है पराग्वे। मैप में आप एक बार देख लीजिएगा, पराग्वे एक नदी भी है। कार्बन एमिशन टैक्स क्यों चर्चा में है? क्योंकि डेनमार्क एक वो कंट्री है, इसने कहा कि जो हमारे यहाँ पशुपालक हैं उन पर हम कार्बन एमिशन टैक्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन एमिशन, जो पशु हैं, पशुपालक नहीं पशु, वो मेथेन का उत्सर्जन करते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो मेथेन उत्सर्जन है ये
लगभग 36% के आसपास रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेज में इफेक्ट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है। हम्म, लिख लीजिए यहाँ पर, मीथेन उत्सर्जन का 36%, 36 नहीं, 32% के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पशु के लिए उत्तरदायी। इस वजह से ये कंट्री चर्चा में है। डेनमार्क कार्बन एमिशन टैक्स ये अपने पशुपालक पर लगाने की बात कर रहा है। पंचशील जो कौन है? चीन। ये पंचशील की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पंचशील सिद्धांत हैं जो कि भारत के द्वारा, उस समय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा दिए गए थे। और विशेष करके तिब्बत या चीन से संबंध के बारे में इनका जिक्र जरूर आएगा, पंचशील सिद्धांत। ये जो आगे लिखा है ब्रियोनी आइलैंड, यहीं पर गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में। ठीक है। क्रोएशिया के बगल में है ये। कहाँ पर? यूरोप में, पूर्वी यूरोप में। अब पंचशील के 5 सिद्धांत क्या क्या हैं? क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, समानता और पारस्परिकता। और शांति की बात। ये क्या है? पंचशील सिद्धांत है। ठीक है। संघर्ष के बिना ये भी हाईलाइट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि संघर्ष करके लड़ाई करके फिर शांति। सीईएल, सीईएल एक कंपनी है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। इसके अंडर में है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत है। मिनी रत्न का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? मिनिमम पिछले 3 साल से कंटिन्यूअस लाभ हो रहा हो कंपनी को। इन पिछले 3 साल में, पिछले 3 सालों में कम से कम 1 साल में 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ हो, ये कंडीशन है। और
अच्छी बैलेंस शीट हो, कर्ज वर्ज में ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके क्राइटेरिया, तो ज़रा ध्यान में रखिएगा। फ्रीडम एज एक्सरसाइज, ये 3 कंट्रीज के बीच में है, यूएसए के अलायंस हैं ये, यूएसए, जापान और दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, इनके बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है प्रशांत महासागर में। स्वाभाविक सी बात है कि चीन और रूस अलर्ट होंगे। फ्रीडम शील्ड, और किसके किसके फ्रीडम शील्ड नाम है, यूएसए प्लस साउथ कोरिया। जब ये दोनों करते हैं तो नाम दे रहे हैं फ्रीडम शील्ड। 3 एज किसके किसके बीच में है, यूएसए और जापान के बीच में। और ये जब तीनों मिल जाते हैं तो क्या बता रहे हैं, फ्रीडम एज। ये एज नहीं है, 3 एज, ये वर्ड और ये वर्ड मिला दिए तो फ्रीडम एज। जेजू द्वीप साउथ कोरिया में है, वहीं पर ये एक्सरसाइज चल रही है, जेजू द्वीप के आसपास। यूएन ड्रग रिपोर्ट क्या कह रही है कि महिलाओं में ड्रग्स की आदत बढ़ रही है। अफगानिस्तान में अफीम सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर अफीम में उत्पादन में कमी आई है। तो बढ़ावा कहाँ मिला है, म्यांमार में। म्यांमार में अफीम उत्पादन बढ़ा है। क्यों बढ़ा है आपको समझ में आ रहा होगा, वहाँ पर सैन्य शासन है, उनको पैसा चाहिए, तो उनके पास क्या है, इलीगल कारोबार वो करने को मजबूर है। ठीक है, क्योंकि आर्म्स एंड एमुनेशन चाहिए ही चाहिए, अस्त्र शस्त्र। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब यहीं पर अफीम की बात चल रही है, ड्रग्स की बात चल रही है, तो 2 वर्ड और चर्चा में आते हैं। एक होता है गोल्डन क्रिसेंट, और दूसरा होता है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट में 3 आते हैं, भारत के पड़ोसी ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये गोल्डन क्रिसेंट में आते हैं। और गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया, ये गोल्डन ट्रायंगल, दोनों तरफ से भारत को खतरा है ड्रग्स से रिलेटेड। ठीक है, और इन्हीं दोनों एरिया में ड्रग की खपत सबसे ज़्यादा है। इससे लगा क्या है, पंजाब, इससे लगा क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये था आपका जून का। अब लग समय कम है, तो हो सकता है कि 1 घंटे लग जाएं, लेकिन अब डेली जो है, जून के बाद जुलाई का एक ही दिन में पूरा आ जाएगा, फिर अगस्त का, फिर सितंबर का, अक्टूबर का, मतलब 4 से 5 दिन में आपके सारे करंट अफेयर्स आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, केवल 1-2 बार चला करके इसको सुन लेना है, या एक बार पूरा जो है कॉपी करने में 1 या 2 पेज लगेंगे, तो 1-2 पेज में आप इसको नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, बस काम हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए।